वो बच्चा जिसे जन्म से पहले ही अडॉप्शन के लिए देने का फैसला हो चुका था, जिसे बाद में एक कारपेंटर और उसकी बीवी ने अडॉप्ट किया, जिसने बड़ा होकर एप्पल जैसा एम्पायर खड़ा कर दिया और बाद में उसे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, जिसे दुनिया आज स्टीव जॉब्स के नाम से जानती है। जब उसने स्टैनफोर्ड के स्टेज पर अपनी कहानी बयान की तो पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और आज भी बहुत से लोग उसकी इस स्पीच को रिकमेंड करते हैं। आप में से कितने लोगों ने स्टीव जॉब्स की स्टैनफोर्ड कमेंसमेंट स्पीच देखी है? स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर थे, उनकी स्टैनफोर्ड वाली एक स्पीच है 20 मिनट की। अगर आप में से बाकी लोगों ने नहीं देखी है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि एक बार आप जा करके यूट्यूब पे वो ज़रूर देखें। लेकिन कुछ लोग लैंग्वेज बैरियर की वजह से इसे समझ नहीं पाते, इसलिए आज मैं इस लेजेंडरी स्पीच को आसान उर्दू हिंदी लैंग्वेज में तुम तक लेकर आया हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आज यहाँ आपके साथ दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक में आपकी ग्रेजुएशन तकरीब में मौजूद होकर बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं कभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ। आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन तकरीब के इतने नज़दीक तक पहुँचा हूँ। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की 3 कहानियाँ सुनाना चाहता हूँ। बस इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 3 कहानियाँ। पहली कहानी डॉट्स कनेक्ट करने के बारे में है। रीड कॉलेज में पहले 6 महीने बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद भी 18 महीने तक स्टूडेंट बनकर वहाँ घूमता रहा। फिर मैंने सच में क्विट कर दिया। तो फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? इसकी शुरुआत मेरे पैदा होने से पहले की है। मुझे जन्म देने वाली माँ एक जवान गैर शादीशुदा ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। उसने फैसला किया कि मुझे अडॉप्शन के लिए दे दिया जाए। वो शिद्दत से चाहती थी कि मुझे कॉलेज ग्रेजुएट्स ही अडॉप्ट करें, इसलिए सब तैयार था कि पैदाइश के साथ ही एक वकील और उसकी बीवी मुझे अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुआ तो उन्होंने लास्ट मिनट पर अपना फ़ैसला बदल दिया कि हम एक लड़की चाहते हैं। तो मेरे माँ बाप जो वेटिंग लिस्ट पर थे, उन्हें रात के बीच एक कॉल आई जिसमें उन्हें ये पूछा गया कि हमारे पास एक अनएक्सपेक्टेड बेबी बॉय है, क्या आप उसे अडॉप्ट करना चाहेंगे? उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल। बाद में मुझे जन्म देने वाली माँ को पता चला कि मेरी माँ एक कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है, और ये भी मालूम हुआ कि मेरे बाप ने कभी हाई स्कूल भी पास नहीं किया। इसीलिए उन्होंने फाइनल अडॉप्शन पेपर्स साइन करने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ महीने बाद जब मेरे माँ बाप ने उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो मुझे कॉलेज ज़रूर भेजेंगे, तब वो मान गई। यहीं से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और 17 साल बाद मुझे कॉलेज भेजा गया। लेकिन मैंने नादानी में एक ऐसा कॉलेज सेलेक्ट कर लिया जो लगभग स्टैनफोर्ड जितना ही महंगा था, और मेरे वर्किंग क्लास पेरेंट्स की सारी बचत मेरी कॉलेज की फ़ीस पर खर्च हो रही थी। 6 महीने बाद मुझे इसकी कोई वैल्यू नज़र नहीं आ रही थी। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहता हूँ। साथ ही कोई आइडिया नहीं था कि कॉलेज इसे समझने में किस तरह मेरी मदद करेगा, और मैं यहाँ अपने पेरेंट्स की पूरी ज़िंदगी की सेविंग्स खर्च कर रहा था। इसलिए मैंने ड्रॉप आउट करने का फ़ैसला लिया और यकीन किया कि सब ठीक ही होगा। उस वक्त ये बहुत खौफनाक लग रहा था, लेकिन अब पीछे मुड़ के देखूँ तो ये मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसलों में से एक था। ड्रॉप आउट करते ही मैंने उन सारी क्लासेस को छोड़ दिया जो मुझे पसंद नहीं थी, और फिर मैंने उन क्लासेस में जाना शुरू कर दिया जिनमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था। ये सब इतना आसान नहीं था क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई रूम नहीं था, लिहाजा मैं दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोता था। कोक की बोतल्स रिटर्न करके मुझे 5 सेंट का डिपॉजिट मिलता था, जिससे मैं खाना खरीदता था, और हर संडे को रात में 7 मील पैदल चलकर शहर के उस पार हरे कृष्णा टेम्पल जाता था ताकि हफ्ते में एक दफ़ा अच्छा खाना खा सकूं। ये सब मुझे बहुत पसंद था, और जिन चीज़ों को मैंने अपनी क्यूरियोसिटी और इंट्यूशन फॉलो करके सीखा, बाद में वो बहुत अनमोल साबित हुई। मिसाल के तौर पर उस वक्त रीड कॉलेज में शायद कंट्री की बेस्ट कैलीग्राफी क्लासेस होती थी। कैंपस के हर कोने, हर पोस्टर और हर दराज के लेबल पर हाथ से खूबसूरत कैलीग्राफी की गई थी। क्योंकि मैंने ड्रॉप आउट कर लिया था
और मुझे नॉर्मल क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए मैंने कैलीग्राफी क्लासेस लेने का फ़ैसला लिया ताकि मैं इसे सीख सकूं। मैंने सरीफ और सांस सरीफ टाइप फेसिस के बारे में सीखा। इसके साथ ही मुख्तलिफ लेटर कम्बिनेशंस के दरमियान स्पेस को कम या ज़्यादा करना सीखा और एक अच्छी टाइपोग्राफी को क्या चीज़ अच्छा बनाती है ये भी सीखा। ये खूबसूरत, तारीखी, फनकाराना तौर पर ऐसे अंदाज में बहुत नफीस था कि साइंस इसे बयान भी नहीं कर सकती थी और मुझे ये बहुत दिलचस्प लगा। उस वक्त मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करूँगा, लेकिन 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर डिज़ाइन कर रहे थे तब मुझे सब कुछ वापस याद आ गया और हमने ये सब मैक में डिज़ाइन कर दिया। ये पहला कंप्यूटर था जिसमें ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी थी। अगर मैंने कॉलेज में वो एक कैलीग्राफी क्लास ना ली होती तो मैक में कभी मल्टीपल टाइप फेसेस या प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फ़ॉन्ट्स नहीं होते। और क्योंकि विंडोज़ ने मैक को कॉपी किया, हो सकता है कि आज किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में ये चीज़ें ना होती। यकीनन कॉलेज के वक्त आगे देखकर डॉट्स को कनेक्ट करना नामुमकिन था, मगर 10 साल बाद जब पीछे देखा तो ये सब बिल्कुल साफ और क्लियर हो गया। इसलिए तुम्हें ये यकीन करना पड़ता है कि डॉट्स किसी न किसी तरह तुम्हारे फ्यूचर में कनेक्ट हो जाएंगे। तुम्हें किसी न किसी चीज़ पर यकीन करना होगा, अपने अंदरूनी एहसास पर, तकदीर पर, जिंदगी पर या फिर कर्मा पर, जो भी हो। ये यकीन कि डॉट्स रास्ते में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएंगे तुम्हें अपने दिल के पीछे चलने का हौसला देगा, चाहे तुम एक मुख्तलिफ रास्ते पर चल रहे हो, और यही बड़ा फ़र्क पैदा करेगा। मेरी दूसरी कहानी मोहब्बत और नुकसान के बारे में है। मैं खुशनसीब था। मैंने ज़िंदगी की शुरुआत में वो चीज़ ढूंढ ली थी जो मुझे करने से प्यार था। जब मैं 20 साल का था तब वॉज और मैंने एप्पल की शुरुआत अपने फादर के गराज से की। हमने बहुत मेहनत की और 10 साल में एप्पल सिर्फ हम दोनों के गराज से शुरू होकर 4000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ एक $2 बिलियन की कंपनी बन गई। जब मैं 30 साल का हुआ तब हमारा सबसे खूबसूरत और बेहतरीन काम मैकिंटॉश सिर्फ 1 साल पहले रिलीज़ हुआ था और फिर मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। जिस कंपनी को तुमने खुद स्टार्ट किया हो, तुम्हें उससे कैसे निकाला जा सकता है। जैसे जैसे एप्पल ग्रो हुई, हमने मेरे साथ कंपनी को चलाने के लिए एक और टैलेंटेड आदमी हायर किया। पहले 1 साल सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर मुस्तकबिल के बारे में हमारे विजन्स में फ़र्क आना शुरू हो गया और आखिरकार हमारे दरमियान झगड़ा हो गया और बोर्ड ने उसका साथ दिया। इस तरह 30 साल की उम्र में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। जो मेरी पूरी अडल्ट लाइफ का फोकस था वो ख़त्म हो चुका था। ये बहुत बुरा और दिल तोड़ने वाला लम्हा था। मैं सच में कुछ महीनों तक नहीं जानता था कि क्या करूं। मुझे लगा मैंने पिछली जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को डिसअपॉइंट कर दिया है। मैं एक पब्लिक फेलियर था। मैं सिलिकॉन वैली छोड़कर भाग जाने का भी सोचने लगा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ मैं अब भी मेरे काम से बहुत प्यार करता हूँ। एप्पल से निकाला जाना इस बात को नहीं बदल सका। मैं रिजेक्ट हुआ था, लेकिन प्यार अभी जिंदा था और इसलिए मैंने दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया। उस वक्त मुझे ये नज़र नहीं आ रहा था, मगर आखिरकार ये बात सामने आई कि एप्पल से फायर होना मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन चीज़ साबित हुई। कामयाब होने का वो बोझ टूट गया और दोबारा नए सिरे से शुरू करने वाली हल्की सी आज़ादी मिल गई। किसी भी चीज़ पर एतमाद कम होने के साथ इसने मुझे अपनी ज़िंदगी के सबसे क्रिएटिव पीरियड में दाखिल कर दिया। अगले 5 सालों में मैंने नेक्स्ट और पिक्सार कंपनीज स्टार्ट की और मुझे इसी दौरान एक हैरत अंगेज़ औरत से प्यार हुआ जो बाद में मेरी बीवी बनी। पिक्सार ने आगे बढ़कर दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई और आज ये दुनिया का सबसे कामयाब एनिमेशन स्टूडियो बन चुका है। एक हैरानकुन तौर पर एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और मैं एप्पल में वापस आ गया। नेक्स्ट की तैयार करदा टेक्नोलॉजी आज एप्पल की इस शानदार बहाली और नई जिंदगी की बुनियादी वजह है। अब लॉरेन और मेरे पास एक शानदार और प्यार भरा खानदान है। मुझे यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से ना निकाला जाता तो मेरे साथ ये सब ना होता। ये एक इंतहाई कड़वी दवा थी, लेकिन शायद पेशेंट को इसकी ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी तुम्हें ऐसी ठोकर मारती है
लेकिन तुम कभी उम्मीद मत खोना। मुझे पक्का यकीन था और मैं इसलिए आगे बढ़ता गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। आपको भी वो चीज़ ढूंढनी होगी जिससे आप प्यार करते हो, काम में भी और प्यार में भी। आपका काम आपकी ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से को भरने वाला है और हकीकी तौर पर सेटिस्फाइड रहने का वाहिद तरीका ये है कि आप वो काम करें जिसे आप अजीम काम समझते हैं। और अजीम काम करने का वाहिद तरीका ये है कि आप उस काम से प्यार करें जो आप करते हैं। अगर आपने अभी तक वो काम नहीं ढूंढा तो तलाश जारी रखें और समझौता मत करें। दिल के सारे मामलात की तरह जब आप इसे ढूंढ लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और किसी भी अजीम रिश्ते की तरह जैसे जैसे साल गुजरते जाएंगे ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो तलाश जारी रखो, सेटल मत करो। मेरी तीसरी कहानी मौत के बारे में है। 17 साल की उम्र में मैंने एक कोट पढ़ा और इसने मुझ पर बहुत गहरा असर छोड़ा। अगर आप हर दिन इस तरह गुजारें जैसे वो आपका आखिरी दिन हो तो किसी दिन आप यकीनन सही साबित होंगे। तब से पिछले 33 सालों से मैं रोज़ शीशे के सामने खुद को देखता हूँ और पूछता हूँ, अगर आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं आज वही करता जो मैं करने जा रहा हूँ। और जब जवाब लगातार ना होता है तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। ये याद रखना कि मैं एक दिन नहीं रहूँगा। ज़िंदगी के बड़े फैसलों में मेरी मदद करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टूल रहा है जो मैंने कभी हासिल किया है, क्योंकि तकरीबन हर चीज़, सब एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस, सारा गुरूर, शर्मिंदगी या नाकामी का डर, ये सब मौत के सामने बस गिर जाते हैं। सिर्फ वही बचता है जो सच में इम्पोर्टेंट होता है। मेरे इल्म में ये याद रखना कि आप मरने वाले हैं, ये एक बेहतरीन तरीका है कि आप इस जाल से बच सकें जिसमें आप सोचते हैं कि आपके पास खोने के लिए कुछ है। तुम पहले ही नंगे हो, दिल को फॉलो ना करने की कोई वजह नहीं है। तकरीबन 1 साल पहले मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ, जिसमें सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ और उसने वाज़िया तौर पर मेरे पैंक्रियाज पर एक ट्यूमर दिखाया। डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि ये तकरीबन यकीनी तौर पर उस किस्म का कैंसर है जो लाइलाज होता है और अब मेरे पास 3 से 6 महीने ही बचे हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि मैं घर जाऊं और अपने मामलात को ठीक तरह से अरेंज कर लूं, मतलब मरने की तैयारी करूं। यानी कि वो सारी चीज़ें जो मैं अगले 10 साल में करने वाला था वो बचे हुए दिनों में कर लूं, क्योंकि मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक तरह से बंदोबस्त हो जाए ताकि मेरी फैमिली के लिए हर मुमकिन आसानी हो सके। मतलब कि मैं अलविदा कह दूं। पूरा दिन मेरा डायग्नोसिस हुआ। बाद में उसी शाम को मेरी बायोप्सी हुई, जहां उन्होंने एंडोस्कोप को मेरे गले में नीचे डालकर मेरे स्टोमक से गुजारते हुए मेरी इंटेस्टिनस में दाखिल किया। उन्होंने मेरे पैंक्रियाज में नीडल दाखिल की और ट्यूमर से कुछ सेल्स हासिल किए। लेकिन मेरी बीवी जो कि वहाँ मौजूद थी, उसने मुझे बताया कि जब डॉक्टर्स ने सेल को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तब वो रोने लगे, क्योंकि ये पैंक्रियाज के कैंसर की एक बहुत नायाब किस्म निकला जो सर्जरी से काबिले इलाज था। मेरी सर्जरी हुई और आज मैं ठीक हूँ। मैंने मौत को इतना करीब से पहले कभी नहीं देखा था और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी की अगली दहाइयों तक सबसे करीब रहेगा। कोई भी मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि वो लोग जो जन्नत जाना चाहते हैं वो भी वहाँ पहुँचने के लिए मरना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी मौत वो मंजिल है जो हम सबका मुश्तरका अंजाम है। इससे कोई भी कभी बच नहीं सका और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मौत ज़िंदगी का एक बेस्ट इन्वेंशन है। ये ज़िंदगी का एक चेंजिंग एजेंट है, वो पुराना हटाकर नया लाती है। आज आप सब लोग नए हैं, कुछ देर बाद आप सब लोग पुराने हो जाओगे और रास्ते से साफ हो जाओगे। ड्रामेटिक होने पर मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, पर यही सच है। आपका वक्त लिमिटेड है, इसलिए इसे किसी और की ज़िंदगी जीकर ज़ाया मत करें। फालतू सोच में मत फंसो। अपनी ज़िंदगी को किसी और के हिसाब से मत चलाओ। दूसरों के ख्यालात के शोर में अपनी अंदर की आवाज़ को मत दबाओ। और सबसे ज़रूरी,
अपने दिल और इंट्यूशन की पैरवी करने का हौसला रखो। वो किसी ना किसी तरह पहले ही जानते हैं कि आप सच में क्या बनना चाहते हैं। तो पहले अपने दिल की आवाज़ सुनो, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। और आखिर में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। मैंने हमेशा अपने लिए यही मांगा है और आज जब आप नई शुरुआत कर रहे हो, मैं आप सबके लिए भी यही चाहता हूँ, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। थैंक यू।